Hi everyone, welcome to CUET Civil Staff. I hope everybody is fine. So आज का सेशन जो है हमारा वो किस पे रहने वाला है? बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर 2023. ठीक है, पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो इससे क्या होगा, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके साथ ही साथ सिलेबस का भी एनालिसिस जो है वो आपको हो जाएगी. एक जर्नल आइडिया जो है वो आपको लगने वाला है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्या उसका रीजन है, विद एक्सप्लेनेशन जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे. राइट, एंड एज यू नो, अगर पैटर्न जो है वो आपको आई थिंक पता ही होगा कि आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ दीज. ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिविल स्टाफ की तरफ से आपके लिए एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा विच विल बी फ्री एंड इट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब ऑन दिस चैनल ऑन CUT सिविल स्टाफ. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड उस कोर्स को जो है जरूर आप अटेंड कीजिए. लाइव ये चलेगा, 30 डेज का क्रैश कोर्स है. इसकी क्लासेस जो हैं इसी चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर जो है आपको देखने को मिलेंगी. फीचर्स की मैं बात करूं तो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे प्लस MCQs PDF की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑन द टेलीग्राम चैनल. एंड कॉमर्स सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास रहने वाले हैं. नेक्स्ट में बात करूं, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके वो भी रहने वाले हैं. नेक्स्ट, जर्नल टेस्ट एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे हमारे कोर्स के फीचर्स हैं विच विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल. राइट, so let's start our session. This is the first question from your PYQ 2023 CUET. क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है गिवन ऑप्शंस में से जिसमें पार्थिनोजेनेसिस नहीं होती. अब देखो, क्वेश्चन से आपने क्या करना है, तो एनालिसिस करनी है किस लेवल तक क्वेश्चंस आपके गए हैं एंड कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो कि कवर हुए हैं. अब देखो, ये आपका आया है पार्थिनोजेनेसिस से. पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि जहां पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फ्यूजन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पे रिप्रोडक्शन हो रही है, फ्यूजन नहीं होता, वहां पे हम बोलते हैं दैट इज पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है, सो हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस देखी जाती है. रोटिफर की बात करें उनमें भी पार्थिनोजेनेसिस देखी जाती है. टर्की की बात करें वो उनमें भी देखी जाती है. फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें विच इज योर ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला भी इसको बोला जाता है, फ्रूट फ्लाई. तो जर्नली इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखते हैं. हमसे पूछा गया है पार्थिनोजेनेसिस किस में नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन, फ्रूट फ्लाई. ऑल्दो अभी कुछ स्पीशीज में फ्रूट फ्लाई की उसमें इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस देखी गई है, बट कॉमनली जर्नली अगर हम लेके चले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखी जाती है इनमें. ठीक है, सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए मेंशन है कि किसमें जो है पार्थिनोजेनेसिस होती है. यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग की डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन जो है गेमेट्स का नहीं होता, दैट इज बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस. राइट, एंड ये आपके मेजरली इनवर्टिब्रेट्स में देखी जाती है. ऑल्दो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला जो है आपका वो भी इनवर्टिब्रेट है, लेकिन उसमें मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट कुछ स्पीशीज में जो है वो देखी गई है. लेकिन हम मेजर के अकॉर्डिंग चलेंगे, सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज. अब आपसे पूछा गया है कि टिश्यू कल्चर आपने करना है, उसे वी नो टिश्यू कल्चर, प्लांट कल्चर, टिश्यू कल्चर, इसी से ये आया है. सेल कल्चर करते हो, टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी होता है, ऑर्गन कल्चर भी होता है. बेसिकली जब आप कल्चरिंग पढ़ते हो तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आप कवर करते हो. ठीक है, तो अब पूछा गया है कि जब आप कौन सा वो मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, टिश्यू कल्चर करके बहुत सारे प्लांट्स की प्रोडक्शन कर सकते हो. तो ऑल्टरनेट नेम पूछा गया है प्लांट कल्चर का, उसको क्या बोलते हैं. इज इट सोमा क्लोन्स, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है
ठीक है, जब भी आप प्लांट कल्चर पढ़ते हो, टिश्यू कल्चर पढ़ते हो, वहां पे आप बिल्कुल एक फर्स्ट लाइन है वहां पे आप रीड करते हो दैट माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसको आप प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हो, वो एक मेथड है जिससे आप 100 ऑफ प्लांट्स जो है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है एक टिश्यू से प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोपोगेशन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये आपके लिए दी है, प्लांट टिश्यू कल्चर का ही दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो अब आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड एक और मैं आपको चीज बता दूं, जैसे जैसे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, मैच द फॉलोइंग बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शंस भी आपको पता है तब भी इजीली जो है आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपकी है। Here you can see, यहाँ से प्लांट से एक टिश्यू जो है वो लिया, उसके बाद उसकी कल्चरिंग जो है की जा रही है, एंड मीडिया पे भी क्वेश्चन आता है कौन सा सॉलिडिफाइंग एजेंट है, दैट इज अगार। ठीक है, अगार जेल में इसको रखा जाता है, दैट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। उसके बाद जो है कल्चरिंग की जाती है, एंड यहाँ पे देखो आप कितने सारे प्लांट्स जो है वो जनरेट हो गए बाय दिस टिश्यू। एक टिश्यू से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है उसकी जनरेशन करती जाती है, एंड दैट इज बेसिकली माइक्रो प्रोपगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन की प्रोसेस आपने इकोलॉजी वाले सेक्शन में, इकोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया है, जहां पे डीकम्पोजिशन की पूरी प्रोसेस, उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग कि इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं। स्टेटमेंटल क्वेश्चंस भी सीयूईटी में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सी चारों स्टेटमेंट्स में से दो स्टेटमेंट, अब देखो दो के ही ऑप्शन में है तो मींस दो ठीक होने वाली है, दो कोई गलत होने वाली है। यू जस्ट हैव टू पिक कौन सी सही है कौन सी गलत है, राइट। ए स्टेटमेंट आपकी क्या बोलती है, डीकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। क्या डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ऑक्सीजन नीडेड होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेट ऑफ decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors। बिल्कुल, क्लाइमेट जो आपका क्लाइमेट कैसा है, उसके फैक्टर्स कैसे हैं, क्या उसका टेम्परेचर है, वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट डेफिनेटली करते हैं। एंड अलोंग विद दैट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है डेट्राइटस की, जो डिकम्पोज होके जो डेट्राइटस आप जिसको बोलते हो, डेट्राइटस फूड चेन भी आप पढ़ते हो, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उस पे भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपका बोलता है ड्राई एंड कोल्ड एनवायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन। अब देखो क्या बोला है, ड्राई एंड कोल्ड एनवायरमेंट। डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या प्रोसेस होती है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कहीं से आप क्रॉस करते हो, आप रास्ते से जा रहे होते हो, कहीं से आप क्रॉस करके आपने बेसिकली ये एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली सबने किया होगा, बहुत एक ऐसा एरिया कहीं से अगर आप क्रॉस करते हो और आपको बहुत गंदी स्मेल जो है वहां से मिलती है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म, किसी आप बोल सकते हो एनिमल की डेथ हुई है। ठीक है, तो आप ऐसा फील करते हो बिकॉज वो बहुत एक एरिया तक वो स्मेल जो है वो आपको फील होती है, आती है। सो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे ये डीकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो चल रही होती है, और डीकम्पोज होने के लिए जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म, जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, उतना ही टाइम जो है वो उसको लगता है। तो अगर कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई तो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो उस पर चलती है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि कोल्ड एनवायरनमेंट जो है वो डीकम्पोजिशन को फेवर करेगा। अब आप एक और चीज नोटिस करना, जब आप विंटर्स में होते हो तो यूजुअली ये सिनेरियो आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, समर्स में ये बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि समर्स में क्या है, गर्मी में आपकी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो जल्दी होती है, फेवर करता है। एंड अगर आप कोल्ड एनवायरनमेंट दोगे तो कोई भी एक एनिमल है, अगर आप डेड एनिमल है उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में रखोगे तो उसकी बॉडी डिकम्पोज इजीली नहीं होगी। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इन दैट कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कोल्ड एनवायरनमेंट फेवर नहीं करता डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट बोला गया है, इफ
detritus is rich in lignin and chitin, decomposition rate is faster. नहीं, अगर आपका detritus जो है, अभी हमने composition की बात करी, अगर उसकी composition में lignin and chitin present है तो decomposition जो है वो slower होती है, आपकी faster नहीं होती. This is also incorrect. Correct हमारी A and B है, option 1. ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो हमारी करेक्ट है क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है. राइट, चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल. इनमें से गिवन ऑप्शंस में से आपको एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन का कौन सा सोर्स है वो आपको चूज करना है बेसिकली. तो आपको इसको समझने से पहले पता होना चाहिए एससीपी है क्या, सिंगल सेल प्रोटीन है क्या. तो सिंगल सेल प्रोटीन कुछ नहीं है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ही ड्राइड सेल हैं. जो ड्राइड सेल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उन्हीं को यूज किया जाता है एज अ सप्लीमेंट, जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं. ह्यूमंस में एज अ सप्लीमेंट जो है वो यूज किया जाता है एससीपी को. ठीक है, एंड एससीपी बनती कैसे है, बेसिकली दिस आर द ड्राइड सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो इनमें से पूछा गया है आपसे कि कौन सा जो है एससीपी का सोर्स है. ये आपके पास 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हैं, सो यू जस्ट हैव टू नेम कि कौन सा जो है वो एससीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किससे एससीपी जो है वो बनाई जा सकती है. इज इट एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोरोस्पाइरिलम या फिर स्पाइरुलिना. तो जो स्पाइरुलिना है वो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी के ड्राइड सेल से आपकी बहुत सारी एससीपी जो है वो जनरेट होती है. ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. हाँ जी, तो यहाँ से एक पैटर्न आप देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, एंड घुमा फिरा के भी अभी तक कुछ भी हमने नहीं देखा कि कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव सा क्वेश्चन, कुछ घुमा फिरा के जिसपे आप अटक जाओ. अभी तक मुझे लग रहा है सब कुछ डायरेक्ट है. ठीक है, सो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग. अब देखो मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, 2 ऑप्शन आपको आ गई तो आप कॉम्बिनेशन से जो है उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो. उसमें गलती होने के चांसेस जो है ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी. ये मेरा एक मानना है, मैं पर्सनली फील करती हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपके पास कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस हैं. कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से ही आप आंसर पे पहुंच जाते हो अगर आपको एक भी ऑप्शन जो है वो पता होती है, बट श्योरिटी के लिए आपने सारी के सारी ऑप्शंस जो है चूज करनी है, इवन इफ यू नो द आंसर. राइट, तो आपने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग से ABCD सबको चेक करना है. अभी हम देख लेते हैं, 2 लिस्ट आपके पास गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. आपको क्या करना है, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, एंड उसके बाद अप्रोप्रिएट ऑप्शन उससे रिलेटेड आपने चूज करनी है. अब देखो आपके पास लिस्ट 1 में है व्हीट, ब्लैक पेपर, कैश्यू एंड सिट्रस. लिस्ट 2 में है पेरिस्पर्म, पॉलीएम्ब्रियोनी, एल्ब्यूमिनस सीड एंड फॉल्स फ्रूट. ठीक है, तो अब आपने बताना है कौन सी किसके साथ मैच करती है. तो चलो देखते हैं. व्हीट जो है आपका है, व्हीट बेसिकली जो गेहूं आपकी होती है वो इनमें से कौन सा किसके साथ मैच होगी, दैट विल बी एल्ब्यूमिनस सीड. अब इसको आपको पहले पता होना चाहिए एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं. 2 टाइप के आपके पास सीड आते हैं, एक एल्ब्यूमिनस आते हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस आते हैं. ठीक है, जिनको और हम क्या बोलते हैं, एक को हम एंडोस्पर्मिक बोलते हैं और एक को हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं. क्यों, क्योंकि जो आपका एंडोस्पर्म का कंटेंट होता है, ठीक है, जब सीड डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है आपका प्लांट फर्टिलाइजेशन में, जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में आप एंड टॉपिक में सीड डेवलपमेंट पढ़ते हो, वहां से ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सीड में क्या है, जो एंडोस्पर्म का कंटेंट है वो रिमेनिंग होता है, लेफ्ट होता है. और अगर मैं बात करूं व्हीट के साथ, कॉर्न अगर आपने खाई होगी तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंटेंट अंदर जो है वो प्रेजेंट है. सेम गोज विद योर व्हीट. ठीक है, उसमें भी कुछ कंटेंट, स्टार्चेस का कंटेंट आप बोल सकते हो, नॉट एग्जैक्ट स्टार्च, बट एक एंडोस्पर्मिक कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है. अगर मैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की बात करूं, जैसे मूंगफली, ग्राउंडनट आपने खाई होगी, वो बिल्कुल एक आपको ड्राई मिलती है, अंदर से कुछ भी उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई कंटेंट जो है वो अंदर प्रेजेंट है. राइट, सो दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. लेकिन यहाँ पे व्हीट पूछा है, व्हीट विल गो विद द थर्ड. अब देखो यहाँ से ए का 3 कौन सा है, फर्स्ट है, 3 है, तो 2 ऑप्शन तो आपकी वैसे ही एलिमिनेट हो गई, सेकंड एंड फोर्थ. राइट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ब्लैक पेपर आपका क्या है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च सब जानते हैं. ब्लैक पेपर आपका पेरिस्पर्म है.
पेरिस्पर्म क्या होता है, जो आपका बेसिकली एग है, एम्ब्रियो है, उसके अकॉर्डिंग एक न्यूट्रिटिव लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। वो किस में प्रेजेंट होती है, ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होती है। सो ब्लैक पेपर आपका पेरिस्पर्म के साथ जाएगा, बी विल गो विद फर्स्ट। तो यहां से देखो आपका ये दो तो करेक्ट इनकरेक्ट थी, ये आपकी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाती है। बट श्योर होने के लिए हमने लास्ट 2 ऑप्शन जो है वो भी देखनी है। कैश्यू जो है, काजू जो आप खाते हो, कैश्यू आपका कैसा है, कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है, ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो पूरे के पूरे फ्रूट जो हैं ओवरी से ही डेवलप हुए हैं। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट जो है ओवरी से ही होती है। एंड फॉल्स फ्रूट हम किसको बोलते हैं, जिनकी डेवलपमेंट जो है अपार्ट फ्रॉम अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो भी रोल प्ले करते हैं। सो दे आर द फॉल्स फ्रूट। अपार्ट फ्रॉम अगर मैं कैश्यू की बात करूं, एप्पल आपका जो है वो भी फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, तो कैश्यू आपका किसके साथ जाएगा, 4th के साथ जाएगा। सो ये देखो यहाँ पे हमारी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो रही है। एंड लास्ट सिट्रस, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, जहां पे मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सिट्रस, लेमन आपने देखा होगा, ऑरेंज आपने देखा होगा, उस पे आप देखते हो पॉलीएम्ब्रियोनी का सिनेरियो, राइट। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो आपको अब आइडिया हो गया होगा अटेम्प्ट आपने क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, here you can also see this is albuminous, non albuminous, ये आपके fruits, ये आपका true fruit है, ये false fruit है। this is perisperm, ये देखो आप, this is in black pepper, right, and this is polyembryony, right, ये citrus में। next, arrange the following events in correct sequence। करेक्ट सीक्वेंस में आपने सारे के सारे, ये आपका फर्टिलाइजेशन से, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आया है कि उसमें आपको सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करना है, कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट जो है वो बाद में हो रहा है। यू जस्ट हैव टू अरेंज दैट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ए क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग से आप चलो तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को बेसिकली आप बहुत सारी प्रोसेसेस में देखते हो, लेकिन हम फ्यूजन बोल दिया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपका मोरुला बनता है, एक स्टेज आती है 8 सेल स्टेज, मास ऑफ सेल्स। मोरुला के बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टुला स्टेज आती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बना एंड उसके बाद फिर आपका गेस्टुला जो है बनता है, और यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेसिकली इम्प्लांट होता है इन द यूट्रस, और वहां से फर्दर डेवलपमेंट होती है गेस्टुला में, गेस्टुलेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। सो अब यहाँ पे हमने करेक्ट सिनेरियो देखना है। सबसे पहले हमारा जाइगोट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल बी फर्स्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोरुला बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला विल बी सेकेंड। देन आपका ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है एंड ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट होता है इन द फीमेल यूट्रस, राइट। सो आपकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, इट विल बी ए डी बी सी, राइट, ए डी बी, इट विल बी सी नॉट ई, राइट। सो ए डी बी सी, ऑप्शन 1 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। एक सीक्वेंस पे ही एक उस ऑर्डर पे आपका क्वेश्चन उठ के आया है कि क्या करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following is used to make the bacterial cell competent cell to take up DNA। अब एक बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाएं कि वो डीएनए को वहां से ले ले, कौन सा इनमें से हम आयन जो है वो देख के उसको कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, मींस कैपेबल बना सकते हैं, उसमें पोटेंशियल एबिलिटी जो है वो हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो कौन सा इनमें से आयन है, इज इट कार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम, सल्फेट। सो अगर आपने एक बैक्टीरियल सेल है उसको केपेबल बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो डीएनए को इंटेक कर ले, सो सबसे इंपॉर्टेंट आयन जो आपके आते हैं दे आर योर डाइवेलेंट, आप बोल सकते हो कैटायंस, एंड कैल्शियम उसमें से Ca2 पॉजिटिव,
ये आपके बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, जिससे डीएनए जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू इजीली एंटर कर जाता है। तो उसके लिए जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, कॉम्पिटेंट बनाने का काम कौन करते हैं, दीज कैल्शियम आयंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन वाले यूनिट से ये आपका क्वेश्चन उठ के आया है। अब आपके पास दो कर्व आते हैं, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और एक आता है लॉजिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने पढ़ा भी होगा, प्लस 2 में भी है ना। प्लस 2 में बेसिकली पॉपुलेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठ के आया है। एक्सपोनेंशियल में आपका जो है वो जे शेप कर्व आता है, मींस यहाँ पे ग्रोथ जो है आपकी इन वहां पे इनफाइनाइट, वहां पे आपके जो फैक्टर्स हैं वो अबंडेंट हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटिंग फैक्टर वहां पे आपको देखने को मिलता है, वहां पे रिसोर्सेज आपके बेसिकली अबंडेंट है, ठीक है। रिसोर्सेज जो हैं दे आर इन अबंडेंस, तो आपको वहां पे ग्रोथ जो है जे शेप में, कि कोई भी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता जाएगा। तो जे शेप कर्व जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक आपकी जो रियलिस्टिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, लॉजिस्टिक में बेसिकली क्या है, आपका एस शेप कर्व देखने को मिलता है, विच मीन्स यहां से आपकी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट होगी। पहले तो लैग फेज आता है, फिर एक्सेलरेशन फेज भी आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलो लैग फेज, एक आपका आप डाउन जहां पे हो रही है आपकी ग्रोथ, वो वाला फेज आता है, फिर स्टेबल फेज आपको देखने को मिलता है। एंड जहां पे आपका ये स्टेबल या फिर डिक्लाइनिंग फेज आपको देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, के दैट विल बी कैरिंग कैपेसिटी, कि आपकी एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी तक ही वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके रख सकता है, उससे ज्यादा वो इनटेक नहीं कर सकता, ठीक है। नेचर की बात करें, एनवायरनमेंट की अगर हम जनरल बात करें, राइट, तो इसमें क्या है, लॉजिस्टिक में आपकी कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशंस हैं। सो आपसे पूछा गया है लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक इज dn upon dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, दैट इज करेक्ट, ठीक है। यही आपकी इक्वेशन होती है, दैट इज dn by dt, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, okay, so it is dn by dt is equal to rn k minus n upon k, and this k is the carrying capacity, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, r है आपका इंट्रिंसिक रेट, जो कि आपका बर्थ माइनस डेथ जो है उससे निकाला जाता है। n क्या है, पॉपुलेशन नंबर, पॉपुलेशन साइज है, कितना पॉपुलेशन साइज है, एंड टी इज द टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम जो है वो लिया जा रहा है एक पॉपुलेशन को चेंज होने में, इंक्रीज डिक्रीज जो है कितने टाइम में देखा जा रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2 की अगर हम बात करें, dn by dt इक्वल टू rn, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल एंड फर्स्ट वन इज फॉर लॉजिस्टिक, ठीक है। ये थे आपकी ग्रोथ कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका ये देखो, कर्व भी आपके सामने मेंशन है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ dn by dt इक्वल टू rn, लॉजिस्टिक ग्रोथ dn by dt r k minus n upon k, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड कर्व, एंड दिस इज जे शेप्ड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, आइडेंटिफाई द टर्म एसोसिएटेड विद द अबव। ये आपका एवोल्यूशन से क्वेश्चन उठ के आया है कि अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, वो क्या सोचते थे कि जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का, वो कोई स्पोर्स जो थे वो कहीं से उठ के आए और उन स्पोर्स ने फिर ओरिजिन कर दिया लाइफ का, एवोल्यूशन कर दिया लाइफ का। ये किस थ्योरी के अंडर जो था वो दिया गया था, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। इज इट थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, पैनस्पर्मिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर बायोजेनेसिस। अब ए बायोजेनेसिस तो वो थी कि नॉन लिविंग थिंग से आया है, बायोजेनेसिस मतलब किसी लिविंग थिंग से आया है,
ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एकदम से ही जो है वो लाइफ की स्टार्टिंग हो गई। पैनस्पर्मिया जो थ्योरी थी आपकी, उसमें था कि स्पोर्स कहीं से आए और उन स्पोर्स ने फिर लाइफ का ओरिजिन जो है वो किया। सो इट वाज ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। पैनस्पर्मिया थ्योरी दी किसने थी वो भी आपने याद रखना है। इट वाज गिवन बाय स्वेंस अर्हेनियस। ठीक है, ये भी आ सकता है कि पैनस्पर्मिया दी किसने थी, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो आप, है ना, आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं अभी तक। कोई भी ऐसा आई थिंक इजी ही है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी मैं, इजी ही बोलूंगी। अगर आपने बेसिक सारे के सारे करे हैं, एक बार आपने पूरा के पूरा सिलेबस जो है वो गो थ्रू किया है, तो आपके क्वेश्चन जो है ये बनने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब परफॉर्म करते हो तो उसमें डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट होते हैं उनको विजिबल कैसे देख सकते हो आप, कैसे विजुअलाइज आप उनको कर सकते हो। इन विजिबल लाइट विद स्टेनिंग, in UV radiation without staining, in UV radiation after staining with EB, that is ethidium bromide। तो हम उनको विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, यूवी रेडिएशन में हम उनको देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 2 तो आपकी वैसे ही गलत हो गई। 2 और 3 और 4 में क्या बोला है, यूवी रेडिएशन, दैट इज ट्रू, लेकिन यूवी रेडिएशन में विदाउट स्टेनिंग आप नहीं देख सकते, आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग का एजेंट जो कंपोनेंट है दैट इज योर इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 4 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देके रखी है, आपको मैच करना है कौन सा किस कंपोनेंट के साथ जो है वो मैच हो रहा है। नंबर 1 आपका बोलता है, लिस्ट 1 की अगर हम पूरी बात करें, ट्यूबिक एटॉमी, कॉपर आयन, सर्विकल कैप्स, वेसेक्टॉमी। एंड लिस्ट बी है आपका बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन इन ह्यूमन मेल, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो एक ही बात करें हम ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, बेसिकली ये एक स्टरलाइजेशन मेथड है जो कि फीमेल्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स में कट लगाते हैं ताकि स्पर्म्स और एग जो है वो मीट ना करें, फर्टिलाइजेशन को बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है। सो इट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, इट्स ए। ठीक है, उसके बाद वेसेक्टॉमी यहाँ से भी मिलता जुलता है। वेसेक्टॉमी में क्या होता है, मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है उसमें कट लगाया जाता है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज इन ह्यूमन मेल। तो डी आपका जो है वो इसके साथ चला जाएगा, 2 आपके ऑप्शन जो है वो आगे। नेक्स्ट कॉपर आयंस। अब कॉपर आयंस क्या है, आर द बैरियर मेथड या फिर सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो कॉपर आयंस जो आपके इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस थे, जैसे कॉपर टी हो गया, वो क्या करता था, ठीक है, जो कॉपर टी की अगर हम बात करें तो कॉपर टी को जो था वो इंसर्ट कर दिया जाता था इनसाइड द फीमेल यूट्रस, जो कि कॉपर आयंस जो था वो रिलीज करते थे। एंड वो कॉपर आयंस क्या करते थे, अगर स्पर्म पहुंच भी जाता था तो उसकी स्पीड को, मोटिलिटी को डिक्रीज करने में जो थे वो हेल्प करते थे। सो कॉपर आयंस विल बेसिकली गो विद दिस, they will suppress the motility of sperms। सर्विकल कैप्स की बात करूं, वो आपके बैरियर मेथड्स में आते हैं, बैरियर मेथड एज अ बैरियर मेथड एक्ट करते हैं ताकि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ना हो, एंड दे विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। सो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन ए विल बी दिस थर्ड। सो ए थर्ड आपका फर्स्ट सेकंड में ही है, थर्ड फोर्थ आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बी आपका फोर्थ के साथ जाएगा। तो यहां से देखो, तभी मैंने बोला कि यहां से आपका आंसर तक पहुंचना, 2 भी ऑप्शंस आपको आ गई तो इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कंफर्म और भी कर लेते हैं, सी आपका जाएगा फर्स्ट के साथ एंड डी आपका जाएगा सेकंड के साथ। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी सारी के सारी आपके पास एक्सप्लेन की गई है कि क्या क्या ये मेथड जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन एंटार्क्टिका और इन सहारा डेजर्ट एज दे आर। अब देखो बोला गया है एंटार्क्टिका जहां पे आपका कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, एंड सहारा डेजर्ट जहां पे आपका हॉट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो मैमल्स जो है वो कैसे जो है वो दोनों इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर बहुत गर्म एरिया में या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बेसिकली। सो उनका कौन सा एक फिनोमिना उनमें जो है वो देखने को मिलता है, इज इट कॉन्फॉर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स या फिर माइग्रेंट्स।
सो हम उनको रेगुलेटर्स बोलते हैं। क्यों रेगुलेटर्स बोलते हैं? क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अगर गर्मी में है तो उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं, सर्दी में है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं। दैट्स हाउ दे कैन सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट अगेन देखो, अब कितने मैच द फॉलोइंग, 2-3 क्वेश्चन तो हमने मैच द फॉलोइंग के कर लिए, विच मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आपका बेनिफिट भी है। क्यों? क्योंकि इससे करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी जो है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां, तो डायरेक्ट ऑप्शन कोई भी स्कोप नहीं है कि आप किससे कुछ थोड़ा बहुत भी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई एक टर्म नहीं आती, तो आप स्किप कर दो, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर करना है। बट यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस भी पता है, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लिस्ट 1 बोलती है डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एंड ये आपके क्रोमोसोमल जो आपके डिसऑर्डर्स है उससे क्वेश्चन आया है। लिस्ट 4 है, उसके ही आपके रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स की इनमें क्या देखने को मिलता है। अब डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपका एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आपको देखने को मिलती है, एडिशन आपको देखने को मिलती है। बेसिकली 21 क्रोमोसोम है, उसकी ट्राइसोमी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में 46 टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, मतलब 44 प्लस 2 आपकी सेक्स क्रोमोसोम्स, जो XX होंगी फीमेल में, XY होंगी मेल्स में, यही रहता है। एंड 44 जो है ये आपकी ऑटोसोम्स होती है। एंड दीज 2 आर द 6 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने बोला कि एक क्रोमोसोम की एडिशन हो जाएगी, विच मीन्स 45 क्रोमोसोम, यहाँ पे 44 होनी चाहिए लेकिन 45 हो जाएंगी यहाँ पे, और एक आपकी जैसे XY XX, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम और बेसिकली 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो 44 होनी चाहिए लेकिन 45 हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। सो 1 विल गो विद द 4। ए आपका 4 के साथ जाएगा, ए आपका 4 फर्स्ट सेकंड में है, 3/4 आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें, थैलेसीमिया क्या है आपका, दैट इज बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है आपका ये। सो बी विल गो विद द सेकंड। ठीक है, दोनों में 20 सेकंड है, तो यहां से हमें अभी श्योर नहीं हुए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है आपका, बेसिकली आपका 44 क्रोमोसोम है, लेकिन एक आपकी वाई एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाती है। सो दैट विल गो विद द फर्स्ट। एंड टर्नर सिंड्रोम में आपकी एक क्रोमोसोम की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो एक यहाँ से एक्स या फिर वाई जो है वो बेसिकली आपका टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, तो फीमेल्स में एक एक्स की जो है वो रिमूवल हो जाता है। 2 एक्स जनरली फीमेल के पास प्रेजेंट होती है, एक ही एक्स रहता है। ठीक है, सो XO हो जाता है। सो डी विल गो विद द थर्ड एंड दिस विल गो विद द फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा D3, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां से बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये एक्सप्लेनेशन भी आपके पास लिखी है, किस किस सिंड्रोम में, किस किस डिसऑर्डर में क्या क्या आपके पास ऑब्जर्व रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग। देखो मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखे गए हैं। सो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में ड्रग्स के नाम है एंड यहाँ पे सोर्स है कहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं। तो आपके जो लिस्ट 1 है दैट इज हेरोइन, कैनाबिनोइड्स, कोकेन एंड निकोटीन, एंड उसके रिस्पेक्टिव सोर्स है कहाँ से ओरिजिन किए गए हैं। तो हेरोइन जो है आपका वो ओरिजिन किया जाता है, दैट इज फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओरिजिन प्लांट, जब आप जो ड्रग्स वाला चैप्टर है एडोलेसेंट्स एंड ड्रग यूज, उसमें ड्रग्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें सोर्स आप पढ़ते हो कि सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है प्लांट का। ठीक है, जैसे ही ड्रग पढ़ते हो साथ में उसका सोर्स पढ़ते हो, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपका आया है। कैनाबिनॉइड्स जो है वो कहाँ से होते हैं, एरिथ्रोक्साइलम कैनाबिस सटाइवा से होते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो बी आपका ये जाएगा। कोकेन होती है आपकी एरिथ्रोजाइलम कोका से। सो सी आपका दिस। एंड निकोटीन टोबैको प्लांट, बहुत इजी है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आपका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ए विल गो विद द 4,
अब देखो यहां से फर्स्ट एक से ही आपका जो है वो आंसर आ जाता, लेकिन मैंने फिर भी बोला है श्योरिटी के लिए आपने सारी ऑप्शंस को चेक करना है, तभी आप एक कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। अब मिथेनोजेंस क्या है? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो वो इनमें से, और मिथेन तो प्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या नहीं करते, ये आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मिथेन तो वो करते ही हैं। उसके बाद मिथेन यहाँ भी है, हाइड्रोजन भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो मिथेनोजेंस प्रोड्यूस नहीं करते। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर। अब पीसीआर पे आपका क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको स्टेप्स बताने हैं, ऑर्डर बताना है, करेक्ट कौन सा ऑर्डर इसमें से आपको देखने को मिलता है, पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद कौन सा होता है। ठीक है, सो आपको पता भी होगा, डीनेचुरेशन होती है, एनीलिंग होती है, उसके बाद फिर से रिसाइक्लिंग साइकिल, उसको एम्पलीफाई किया जाता है जो भी फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है रिएक्शन चलाया जाता है, मल्टीपल टाइम जो है वो चलाया जाता है। तो यहां से सबसे पहले देखो, डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड टू एक्सटेंड। डीएनए पॉलीमरेज पहले कैसे आएगी? पहले तो आपको डीनेचर करना पड़ेगा डीएनए को, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो कैरी कर पाओगे। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डीनेचर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, पहले डीनेचर करो। बी आपका देखो, एक से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हमें फिर भी इसके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका आएगा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकेंड, फिर डीएनए पॉलीमरेज जो होगी वो एक्सटेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर होगा एम्प्लीफिकेशन फ्रेगमेंट्स का। तो आपका ऑर्डर बन जाएगा BDAC, BDAC। ऑप्शन 4 जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपके पास हर स्टेप की दे रखी है, क्या क्या स्टेप्स जो आते हैं। डीनेचुरेशन होती है, एनीलिंग होती है, देन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, फिर एम्प्लीफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन आता है, तो टेम्परेचर भी देख लो आप यहाँ पे। टेम्परेचर जब डीनेचर करना है डीएनए को तो हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, जब प्राइमर्स की एनीलिंग करवाई जाएगी तो टेम्परेचर को रिड्यूस करवाया जाएगा, एंड देन उसके बाद एम्प्लीफिकेशन जब एक्सटेंडिंग स्टेज है तो फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज कराया जाता है। तो ऐसे एक मैनर में टेम्परेचर जो है वो भी वेरी करता है इन पीसीआर, राइट। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ये कहां से आपका क्वेश्चन आया है? स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब बोला गया है स्पर्मेटोगोनिया, जो आपके स्पर्म सेल हैं, जर्म सेल हैं, प्राइमरी जो आपके स्पर्म जर्म सेल हैं वो है आपके स्पर्मेटोगोनिया। बोला क्या गया है कि स्पर्मेटोगोनिया आपके मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे। याद करो, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपने पढ़ी होगी, इनिशियली जो है स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है एक ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, उसके बाद आपकी मियोसिस का फिनोमिना चलता है। तो मियोसिस स्पर्मेटोगोनिया में नहीं देखी जाती, उसमें कौन सी देखी जाती है? दैट इज माइटोसिस। So this is wrong. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ये भी गलत है। ये देखो, ये वर्ड पकड़ो, माइटोटिक नहीं होती। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, वो मियोसिस 1 के अंडर हो जाता है, उसमें मियोसिस 1 जो है वो देखी जाती है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आप वैसे ही जो है करेक्ट स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हो, बट नहीं, आपके पास सिंगल ऑप्शन भी मेंशन है। तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या बोलती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। बिल्कुल करेक्ट है। बाय, क्योंकि जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, वो आपके हेप्लॉइड होते हैं, इसीलिए उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होती है। क्यों? अब देखो, ये है आपके स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आपके डिप्लॉइड है, 2n है, उनमें हुई आपकी माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। उसके बाद वो और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, उनमें से एक जो है वो मैच्योर होके आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। ठीक है, ये बन गए आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुई आपकी मियोसिस 1 एंड बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 के अंडरगो जाएंगे और यहां से बना देंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो आपके फिर मैच्योर होके बना देंगे स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये आपके डिप्लॉइड है, 2n है, 46 क्रोमोसोम्स बेसिकली प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है आपके ये भी 2n है, डिप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस हुई है। मियोसिस माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस आपकी इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस आपकी 2 स्टेजेस में आती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 आपकी रिडक्शनल है, उसमें आपका क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड मियोसिस 2 जो है वो भी इक्वेशनल माइटोसिस के जैसे ही है। ठीक है, तो उसमें आपका सेम वही कंटेंट रहेगा जो आपका पहले था। तो यहाँ पे आपकी माइटोसिस हो रही है, मींस सेम जेनेटिक कंटेंट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वहां पे मियोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगी, फिर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके हैप्लॉइड होंगे, ये आपके डिप्लॉइड नहीं होंगे। इनमें आपको 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही देखने को मिलती है, एंड आगे सेम NN हैप्लॉइड ही आपको देखने को मिलेगा। स्पर्म जो है वो भी हैप्लॉइड आते हैं। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स। नहीं, स्पर्मेटिड्स जो हैं, यहां देखो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, ना कि उल्टी प्रोसेस हो रही है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी सिर्फ आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 वही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम मैनुअल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट? जो ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जब उसकी रीसाइक्लिंग करी जाती है तो इनमें से कौन सा रिकवर नहीं होता है? जो हो जाते हैं दैट आर गोल्ड, कॉपर, निकल, ये आपको रिकवर जो है वो हो जाते हैं। बाकी जो आपके हैवी मेटल जैसे मरकरी आ गया, वो आपका रिकवर नहीं होता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मरकरी जो है ई वेस्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो जनरली कहां से आपके जनरेट होंगे? जैसे कंप्यूटर्स होंगे आपके। ठीक है, और ये वेस्ट जो होते हैं बहुत सारे मेटल्स में रिच होते हैं, जैसे आपका गोल्ड, कॉपर, निकल, ये यूजुअली देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें मरकरी की, ठीक है, एंड लेड मरकरी, ये आपको रिकवरी के टाइम नहीं मिलते। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू। जो बीटी टॉक्सिन है, जो एक बैक्टीरिया है दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? क्यों प्रोड्यूस, किसके अगेंस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है? मींस वो किसको जो है वो हार्म कर सकता है? ड्रॉट, इंसेक्ट्स, नेमेटोड्स या फिर वायरस। अब देखो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली क्या करता है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ पीरियड में अपने एक प्रोटीन की सिक्रेशन करता है, एक टॉक्सिक प्रोटीन की सिक्रेशन करता है बेसिकली। ठीक है, एंड उस टॉक्सिक प्रोटीन जो है वो एक प्रोएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस प्लांट में जो है वो प्रेजेंट हो गई, एक बीटी टॉक्सिन जिसको आप बोलते हैं। अब जैसे ही इंसेक्ट्स उस प्लांट पे आते हैं, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुना भी होगा बीटी कॉटन का। ठीक है, बीटी कॉटन का, जिसमें जो आपका कैटरपिलर था, कैटरपिलर सब जानते हैं, जो बटरफ्लाई की बिगनिंग स्टेज है, मिडल स्टेज है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर जो था वो बेसिकली जो कॉटन प्लांट्स था उसको अफेक्ट कर देते थे, रहने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया गया, जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, लोग अभी भी जो कल्टीवेशन करते हैं वो उसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो वो एज अ सेम इसकी तरह एक्ट करता है। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया करता क्या है, ये बीटी टॉक्सिन की एक प्रोडक्शन करता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किसी को हार्म नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उस प्लांट पे आएंगे, फीड करेंगे, तो इंसेक्ट के जो गट की पीएच है वो एल्केलाइन होती है। ठीक है, वो एल्कलाइन होती है, और इसी पीएच पे ये जो प्रोटीन है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है एंड उस इंसेक्ट को किल कर देती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है, उसी इंसेक्ट को एक्ट करेगी, बाकी कोई भी स्पीशीज है उनको ये अफेक्ट जो है वो नहीं करती। तो इंसेक्ट्स के लिए बेसिकली ये देखी जाती है। ऑप्शन 2 जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
In some organisms, male has ZZ chromosomes, female has ZW chromosomes. This type of sex determination is found in. अब ZZ ZW किसमें देखने को मिलती है? ये टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन है. जैसे XX XY ह्यूमंस में होती है, तो ZZ ZW किसमें देखने को मिलती है? बेसिकली बर्ड्स में ये देखी जाती है. ठीक है, आपकी बर्ड्स में देखने को मिलती है. तो ड्रोसोफिला बर्ड नहीं है, हेन चिक बिल्कुल बर्ड है. ठीक है, कॉकरोच इज ऑल्सो नॉट बर्ड, स्नेल भी नहीं है. तो ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें फीमेल्स जो होती हैं वो ZW होती हैं, मेल्स आपके ZZ होते हैं. ह्यूमन से अपोजिट चलता है. ह्यूमंस में आपके XY जो है वो मेल्स होते हैं, हेट्रोजाइगस बेसिकली मेल्स होते हैं. यहाँ पे आपके जो है फीमेल्स हेट्रोजाइगस होती हैं, मेल्स होमोजाइगस आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज. उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अप्रूवल कम्युनिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होगी? नहीं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग होगी. अप्रूवल कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाई गई थी जिसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो था उनकी प्रोडक्शन की जा रही थी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज GEAC, ऑप्शन फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD. कौन सा हार्मोन है जो कि रिलीज करता है इंट्रायूटराइन डिवाइस जो है एज यूज किया जाता है? इनमें से एक तो कॉपर टी होता है, लेकिन कॉपर टी यहाँ पे मेंशन नहीं है. और कौन सा है? मल्टीलोड 375, LNG20, सर्विकल कैप, वॉल्ट. ये तो आपके बैरियर मेथड्स आ गए. ठीक है, दिस इज पिल लेने के उसमें LNG20 जो है वो सेम आपका जैसे कॉपर टी है वैसे ही होता है, जो कि इंसर्ट कर दिया जाता है इनसाइड द फीमेल यूट्रस, और उसके बाद ये एज अ आप बोल सकते हो IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, एंड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूज करता है. एंड इसका नाम अगर हम बोले दैट इज लिनोवोजेस्ट्रल 20, LNG20. ठीक है, एंड ये करता कैसे है? दैट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. अभी हमने देखा लास्ट एक क्वेश्चन था कि आपकी ब्लास्टोसिस जो है उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ जाके होती है? यूट्रस में हो रही है. लेकिन जैसे ही ये डिवाइस यूट्रस में इंसर्ट होगा तो वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, एंड दैट विल नॉट लीड टू द प्रेगनेंसी. राइट. नेक्स्ट, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ. जो डो है, जो आप आटा गूंथते हैं उसके बाद जो आपके पास रिजल्टेंट है दैट इज बेसिकली डो. अगर डो जो है आप गर्मियों में बाहर रख दे, फ्रिज में ना डाल के बाहर रखो, सुबह देखो तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा पफ्ड अप फूला हुआ सा जो है वो नजर आएगा. क्या रीजन है? बेसिकली कैसे वो जो है आपको अपीयरेंस दे रहा है? कौन सी गैस की प्रोडक्शन हुई? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, पायरुविक एसिड. तो बेसिकली होता क्या है, वहां पे जो आपका ईस्ट है वो उसको फर्मेंट कर देते हैं. ठीक है, ईस्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसको फर्मेंटेशन से वो आपको एक पफ्ड अप अपीयरेंस देता है, एंड एक गैस की प्रोडक्शन होती है दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से आपको अपीयरेंस जो है वो पफ अप नजर आती है. तो ऑप्शन 2 CO2 गैस जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है. एंड अगर मैं बात करूं कौन सा ईस्ट है, दैट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसिए. यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है. फर्मेंटेशन बेकिंग ईस्ट भी इसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली जो है ये क्वेश्चन भी आपका देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24th है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स व्हिच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर कैंसर. कैंसर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी गलत स्टेटमेंट है वो आपको पिक करनी है. कैंसर सेल शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इज इट ट्रू? जो कैंसर सेल्स हैं क्या उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल नहीं होती. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी वो लूज कर चुके होते हैं, तभी वो अनकंट्रोलेबली जो है वो डिवाइड करते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ठीक है, जो साथ वाले सेल्स हैं उनसे इनहिबिशन की प्रॉपर्टी वो लूज कर चुके होते हैं. नेक्स्ट, मेटास्टासिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. बिल्कुल करेक्ट है. मेटास्टासिस जो आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी आपकी कंसिडर की जाती है.
नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू। हाँ जी, जैसे कैंसर है, अगर एक टिश्यू में है उसके बाद वो क्या करेगा, सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वेड करके उनको भी डैमेज करेगा। तभी कैंसर एक पार्ट में, एक ऑर्गन में होता है तो वो फैलता हुआ जो है हर पार्ट को अफेक्ट कर देता है। इसीलिए उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स ग्रो स्लोली। क्या स्लोली ग्रो करता है कैंसर? नहीं, उनकी रैपिड डिवीजन होती है, बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। हमसे पूछा गया है विच आर इनकरेक्ट, विच आर नॉट ट्रू, राइट? तो ए एंड डी, ऑप्शन 3 आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन 3, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो आपका हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो दी गई थी, वहां से क्वेश्चन उठ के आया है P प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपकी हार्डी वेनबर्ग ने एक इक्वेशन जो थी वो दी थी और बोला था ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या था बेसिकली, पहले ये कौन से सेक्शन से है, अगर आपको यूनिट ही पता होगा कौन से यूनिट से उठ के आया है, वहीं से आपका आंसर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो ये आप किसमें पढ़ते हो, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसमें आप हार्डी वेनबर्ग को पढ़ते हो। सो ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला था, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है जनरेशन में, जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। दैट इज बेसिकली कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के इक्वल ही रहेगी, ठीक है, उसमें एडिशन डिलीशन जो भी चलेगी लेकिन इट विल बी इक्वल टू 1, वो कांस्टेंट जो है वो देखी जाएगी। सो ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैच्योर mRNA इज फुली प्रोसेस्ड। अब आपका जो मैच्योर mRNA है किससे मिलके बनता है, कौन सा आरएनए है जो मैच्योर mRNA में कन्वर्ट होता है, फॉर्म करता है? इज इट HNRNA, SNRNA, 28S RNA, 5SR RNA? तो जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, दैट इज बेसिकली आरएनए फॉर्मेशन। सेंट्रल डॉगमा जब आप पढ़ते हो, पहले आप रेप्लिकेशन डीएनए की फॉर्मेशन पढ़ते हो, उसके बाद आप आरएनए की फॉर्मेशन जब पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हो आप, आरएनए की सिंथेसिस जो होती है उसमें आप देखते हो कि HNRNA पहले आपको देखने को मिलता है, दैट इज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग होती है, मैच्योरेशन होती है, फिर ये जाके मैच्योर mRNA में फॉर्म होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, दैट इज योर HNRNA, राइट। नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ? कौन से फॉरेस्ट हैं जिनको अर्थ का लंग्स भी कंसिडर किया जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टियागा फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा फॉरेस्ट। बहुत कॉमन है, बहुत जर्नल है, जो आपके अमेज़न फॉरेस्ट हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो 20% अर्थ की 20% ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है वो अलोन कौन करते हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और यू नो लंग्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? जो ऑक्सीजन बेसिकली वहां से ही आपका डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से ऑक्सीजनेशन हो रही है बेसिकली, है ना, वहां से ही ट्रेवल कर रही है हार्ट को, बाकी ऑर्गन्स को। जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब आप पढ़ते हो, सर्कुलेशन की प्रोसेस पढ़ते हो, सो व्हाट आई एम सेइंग कि वो लंग्स किसको हम बोलते हैं? सांस जहां से आप लेते हो बेसिकली वो लंग्स है आपके, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे सांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए कौन से फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है? दैट आर योर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इनब्रीडिंग जो है, अब इनब्रीडिंग क्या होती है कि सेम जो लाइंस है उसमें होमोजाइगस जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवाते रहना, वो क्यों एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो है उसमें कैरी की जाती है, क्यों प्रोसेस की जाती है? इंक्रीज्ड हाइब्रिड विगर। अब देखो इनब्रीडिंग की जा रही है, हाइब्रिड कब बनता है? जब यहां से एक लिया किसी और के साथ ब्रीडिंग करवाई तब आपको हाइब्रिड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटिंग स्पीशीज नहीं है, सेम स्पीशीज में रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, दैट इज इनब्रीडिंग, एक ही स्पीशीज में। वो क्यों
हाइब्रिड तो नहीं बनाएगी, ब्रीड को इंप्रूव नहीं करेगी, हेट्रोजाइगस तो बिल्कुल नहीं बनेगी, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगी, विच मीन्स सेम एक स्पीशीज में ब्रीडिंग करवाई जा रही है, अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, प्योर लाइन्स, ठीक है, प्योर लाइन्स जो है वो मिलने वाली है, विच मीन्स इन ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि आपको एक ही जो आपको स्पीशीज चाहिए उसकी प्योर लाइन मिले, उसमें किसी और के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको ना मिले। सो ऑप्शन 4 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल जो है वो किसको बोला जाता था, वाटर लिली, हाइड्रिला, वाटर हाइसिंथ या फिर लेंटेना। सो दैट वॉज योर वाटर हाइसिंथ। क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये एज अ इनवेजिव स्पीशीज जो थी वो एक्ट करी। इनवेजिव स्पीशीज मतलब उसने क्या करा, जो वाटर बॉडीज थी जहां पे ग्रो हुई वो, ठीक है, उसके बाद वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी को उसने कवर कर लिया, एंड जितनी भी एक्वेटिक लाइफ नीचे ग्रो हो रही थी वो सारी के सारी अफेक्ट करी। तो टेरर ऑफ बंगाल जो है वो भी उसको बोला जाता है, दैट इज वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, इसका साइंटिफिक नेम है, एंड दैट इज आल्सो नेम एज द टेरर ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि एक्सोटिक श्रब, एक्सोटिक मीन्स इनवेजिव, फॉरेन, नॉन नेटिव, सब इसी के नाम है, ठीक है, तो वो थी। उसके बाद इसने क्या किया, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑक्सीजन की, लाइट की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं रही, एंड उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो गई, राइट। Next, threatened animals and plants are taken out from their natural habitats and placed in special settings, protected and given special care is। अब ये आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन उठ के आया है। बोला क्या गया है कि कोई थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको नेचुरल हैबिटेट से उठा के किसी अलग हैबिटेट में ले जाके आपने कंजर्व करना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन नेशनल पार्क या फिर कंजर्वेशन इन बायोस्फीयर्स। तो इन सिटू मतलब नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करना, ठीक है। एक्स सिटू इज कि जिसको आप नेचुरल हैबिटेट से उठा के कहीं और प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाके कंजर्व करते हो। सो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपके नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपके इन सिटू के अंडर ही आते हैं, सो ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग अगेन। सो देयर आर 2 लिस्ट, आपको मैच करनी है। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 बोलती है डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉड कलर इन गार्डन पी। क्योंकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें 7 कैरेक्टर्स, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें से पूछा गया है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है। जो पॉड कलर लिया था उसमें 2 कलर थे, ग्रीन एंड येलो, डोमिनेंट कौन सा था। तो ग्रीन येलो दोनों मेंशन्ड है आपके ऑप्शंस में, यू हैव टू चूज द डोमिनेंट। डोमिनेंट वाज योर ग्रीन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ए जो है वो 5th के साथ जाएगा। ए 5th आपका 1 में ही है तो यहां से भी आपका चूज हो सकता है, बट वी हैव टू बी श्योर। नेक्स्ट आपका बी है द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम है, वहां पे बोला है कि 2 जीन्स जो हैं वो साथ में प्रेजेंट हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। मींस लिंकेज का फिनोमिना उनमें है, तभी वो क्लोजली जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड वैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करते हैं। तो ये लिंकेज, यस, यहाँ से बी जाएगा आपका 4th के साथ, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सी, द ट्रेट्स जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मतलब मैनी जीन्स जो हैं एक इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपका सी जो है वो जाएगा 1st के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। डी का भी देख लेते हैं, व्हेन सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन है लेकिन वही बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट इज प्लियोट्रॉपी, राइट। सो ऑप्शन 2, यस, ऑप्शन 2 के साथ आपका डी जाएगा। तो यहां से ऑप्शन 4 आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाती है, दिस इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है फीमेल गेमेटोफाइट। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें फीमेल गेमेटोफाइट की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टेप्स को अरेंज करना है। 1 2 3 4 ऑर्डर बेसिकली पूछा गया है। ए सेल वॉल्स आर लेड डाउन, सबसे पहले क्या सेल वॉल्स होती है, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्स, ये तो लास्ट स्टेज है।
मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, बिल्कुल करेक्ट है। पहले मेगास्पोर मदर सेल होता है, उनमें मियोसिस हुई, उसके बाद डायाड बनता है, उसके बाद टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। तो सी आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है, सी आपका दोनों में है, फर्स्ट सेकंड आपकी वैसे ही एलिमिनेट हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिक डिविजन के अंडर को जाता है एंड उसके बाद आपके पास 8 न्यूक्लियाई जो है वो देखने को मिलते हैं। मींस आपका डी जो है वो उसके बाद जाएगा। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, लेकिन एक बार श्योर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल्स जो है वो डाउन जाएंगी एंड फिर आपके पास 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई की स्टेज जो है एंड में आपको देखने को मिलती है, जो कि आप स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाते हो, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने न्यूक्लियाई होते हैं, कितने सेल्स होते हैं, एंड इसी में आपको फिर डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना, ट्रिपल फ्यूजन का फिनोमिना जो है वो भी देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 3 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन। यहां पे देखो एवोल्यूशन से क्वेश्चन उठ के आया है। द प्राइमेट्स विद ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 900 सीसी कौन से थे? प्राइमेट्स विद ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी एंड लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। प्राइमेट्स which arose in Africa and moved across continents and dwelt into distant races। ये तो आपके बिल्कुल होमोसेपियंस हैं। इतना देखो एवोल्यूशन का क्या है, थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये वाला आपको क्लासिकल एवोल्यूशन है, इसमें आप थोड़ा सा आप फील कर सकते हो टफ है, बट आपको जर्नल जो है वो टर्म्स यूज कर लर्न कर लेनी है। जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, वो प्राइमेट्स हैं जो कि अफ्रीका से अरोस हुए, उसके बाद मूव करने लगे, विच मीन्स सी इज योर 3। तो C3 आपका सेकंड और थर्ड में है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। डी आपका क्या बोलता है, प्राइमेट्स जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 850 सीसी थी एंड दे डिड नॉट ईट मीट, दे आर होमो हैबिलिस, ठीक है। तो ये आपका डी फिफ्थ के साथ जाएगा, ये भी डी फिफ्थ, ठीक है, दोनों में दिया है। उसके बाद अब आपको देखना है ए और बी को। ए कौन सा है आपका, दैट आज होमो प्राइमेट्स विद ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900, दे आर योर होमो इरेक्टस, और दूसरे वाले हैं जिनमें 1400 है, नियनडेंथरल मैन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 2 आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इरेक्टस जो थे 900 में, नियंत्रण थे वो 400 में, होमोसेपियंस अफ्रीका से आए थे, एंड जो 650 to 800 में थे, दे आर द होमो हैबिलिस, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द जीन विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोर। कॉर्न बोर जो है उसके अगेंस्ट कौन सा इनमें से रिस्पेक्टिव जीन जो है वो अफेक्ट करता है, वो अफेक्टिव होता है? इज इट cry1ac, cry2ab, cry1ab, z जीन? आपका क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी इसमें भी, ठीक है, तो ये करेक्ट करके मैं आपके पास लेके आई हूँ। cry1, cry2, cry1 में भी आपके ab ac है, cry2 में ab है एंड z जीन। तो आपका क्राई यहां से कौन सा जीन जो है कॉर्न बोर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, पूछा गया है। cry1ab जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, cry2ab और cry1ac जो है वो क्या करते हैं, वो आपका कॉटन बॉलवॉर्म्स जो है उसके लिए इफेक्टिव होते हैं। कॉर्न बोर के लिए कौन सा जीन है, दैट इज योर cry1ab, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेशन अकरिंग आफ्टर फ्लड। ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन आया है। जो सक्सेशन है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वहां पे होता है जहां पे बैरन लैंड है, पहले कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करी है, वहां से फिर आपकी जो पाइनियर स्पीशीज है वो आती हैं एंड देन दे फॉर्म द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टेबिलिटी की तरफ चलती है, ठीक है। एंड सेकेंडरी की मैं बात करूं तो ऑलरेडी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रखी है, उसके बाद वहां से मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हुई, उसके बाद फिर वहां पे जो है फिर से लाइफ की ओरिजिन हुई, उसको हम बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो अब पूछा गया है आफ्टर फ्लड, फ्लड इज अ नेचुरल कैलेमिटी, कोई कैलेमिटी हुई मींस लाइफ एग्जिस्ट वहां पे पहले की होगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम करी, राइट। सो हाइड्राक, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिजाक सक्सेशन कौन सा है? सो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट है, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ टाइम के लिए वहां पे पूरे के पूरे लाइफ जो थी वहां की एग्जिस्टेंस नहीं रही, फिर से लाइफ की स्टार्टिंग वहां पे होने वाली है, तो दैट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं, यू जस्ट हैव टू आपको बताना है कि डीऑक्सी डीएनए के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ओनली प्यूरिन बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट। क्या ओनली प्यूरिन होते हैं डीएनए में? तो प्यूरिन पिरामिडिन दोनों देखने को मिलते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है, नाम ही डीएनए का है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो लिंक होता है वन फर्स्ट कार्बन पे, जो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन है, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिल्कुल करेक्ट है। जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उस पर आप ये देखते हो कि किसके साथ लिंकेज जो है वो आपकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ फोर्थ कार्बन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या फोर्थ कार्बन से होता है? दैट इज नॉट ट्रू। फिफ्थ कार्बन से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आपका लिंक्ड होता है। ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वही पूछा है हमसे, कौन सी गलत है? ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ रिस्पेक्टिव स्पीशीज हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये आपके पास डिजीज हैं, आपको बताना है। सैल्मोनेला टाइफाई यहाँ पे होगा, ठीक है, वो क्या कॉज करता है? वो टाइफाइड कॉज करता है, इतना सबको पता है। राइनो वायरसेस कॉमन कोल्ड के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है, बी आपका ये आ जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया ही कॉज करेगा, सी। एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम की जो वाइवेक्स स्पीशीज है वो आपका सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया जो है उसको कॉज करने के लिए, फेल्सीपेरम है वैसे सबसे सिवियर, लेकिन वाइवेक्स जो है वो भी मलेरिया कॉज कर सकती है, सो बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी योर ए विल गो विद सेकेंड, ए विल बी गो विद सेकेंड। देखो एक में नहीं है, बाकी तीनों में है। बी इज फर्स्ट, बी इज फर्स्ट, तो यहां से हमारा ऑप्शन आ गई। सी विल बी फोर्थ एंड डी विल बी थर्ड। ठीक है, सो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब जो आपके लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज पे हैं, आपको पैसेज रीड करना है, क्या पैसेज बोलता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना है कि क्या उस पैसेज में आपके आंसर जो है इसी से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड ही जो है आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये इस पैसेज में क्या बोला गया है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, द पैरासाइट इज स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins. Antibodies are produced in host body. Type of immunity is called active immunity. Active immunity जो है वो slow है and it will take time to give its full response. Injecting microbes deliberately during immunization or infectious organisms gaining access to body during natural infection induce active immunity. When antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is passive immunity. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक तो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपको पता है कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन देते हैं, उससे कौन सी इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलती है, उसी पे जो है आपका सारे का सारा पैसेज है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी एज इट इज रिच इन। अब कोलेस्ट्रम जो पार्चुरेशन हो गया, बेबी बर्थ हो गया, उसके डायरेक्ट बाद कौन सी प्रोसेस होती है? दैट इज लैक्टेशन, जो मिल्क सिक्रेशन की प्रोसेस होती है, राइट। सो जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड होता है, येलोइश कलर का फ्लूइड होता है उसमें, ठीक है, वो किसमें रिच होता है? प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन एंटीजन या फिर आईजीए एंटीबॉडीज। क्यों बोला जाता है कि फर्स्ट मिल्क जो है वो बेबी को फीड करवाना चाहिए? बिकॉज उसमें आईजीए एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड वो इम्यूनिटी जो है चाइल्ड की वो स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिवली जो आप इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, इंजेक्टिंग एंटीजेनिक प्रेपरेशन, इंजेक्टिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर वीकेंड पैथोजेंस। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में आप क्या करते हो? ऑलरेडी जो आपने एंटीबॉडीज फॉर्म करके रखी हैं उनको इंजेक्ट करते हो ताकि इमीडिएट इफेक्ट हो। ठीक है,
एक्टिव में क्या होता है, बेसिकली आपको इम्यूनाइजेशन कर दी जाती है कि पर्सन की बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। लेकिन पैसिव में, फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट है ना, स्नेक बाइट है, इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते कि पर्सन की बॉडी खुद जो है एंटीबॉडीज डेवलप करे एंड देन उसको फाइट करे। सो आपको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो देनी पड़ेंगी। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। अब इम्यूनिटी जो है मदर से फिटस को प्रोवाइड की जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। उसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? एक्टिव वो होती है जो खुद एक पर्सन जो है वो जनरेट कर रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदर जो है फीटस को प्रोवाइड कर रही है, so that is basically the passive immunity. Option 2. Just give me a moment. Option 2. Next is production of antibodies against antigens in the body is, उसको क्या बोलते हैं कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में हो रही है, कौन सी वो इम्यूनिटी है, इनेट, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक। उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, कि पर्सन की बॉडी में जो है वहां पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। इम्यूनिटी के देखो एक पैराग्राफ आया, उसी से आपके 4-5 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 आपका फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड लिस्ट 2 में रिस्पेक्टिव उनके आपको पास एजेंट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, कहां से आपको ये बैरियर जो है देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें फिजिकल बैरियर की, तो जो स्किन है, अब स्किन जो है वो हमारी एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करती है। एक पूरी की पूरी कवरिंग जो है ह्यूमंस की, वो स्किन जो आउटर लेयर है वो स्किन की होती है, सो दैट विल फॉर्म द फिजिकल बैरियर। ठीक है, ए का आपका जाएगा दैट विल थर्ड। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेलुलर बैरियर की मैं बात करूं तो सेल्स कौन से आपको यहाँ पे, सलाइवा, इंटरफेरॉन्स नहीं, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स हैं, कौन सी हैं वो भी हम बात करेंगे। पॉलीमॉर्फियो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो है वो आपका सेलुलर बैरियर जो है फॉर्म करते हैं। बी बिल्कुल करेक्ट है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है, सलाइवा एक्ट करता है आपका एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट साइटोकाइनिन बैरियर्स, ये हैं इंटरफेरॉन्स जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं ताकि नेबरिंग सेल्स को पता लग जाए एंड वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सो डी आपका यहाँ पे ये आएगा। सो इट विल बी, ए विल गो विथ थर्ड, बी विल गो विथ फोर्थ, सो ऑप्शन सेकेंड। तभी मैंने बोला 2 ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच जाओगे, बट श्योरिटी के लिए बाकी भी चेक करनी है, लाइक सी विल गो विथ फर्स्ट एंड डी विल गो विथ सेकेंड। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एक डायग्राम दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। डायग्राम क्या है, ऑब्जर्व करिए, ये आपकी फूड चेन जो है वो बताई गई है। ठीक है, फूड चेन के बेसिस पे आपको आंसर करना है कि क्या क्या इससे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, उनको हम प्रोड्यूसर्स बेसिकली बोलते हैं, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। इनमें से देखो प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो प्रोड्यूसर्स हम किसको बोलते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं। उन्हीं पे फर्दर जो है आपके जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स आगे हर्बीवोर्स में, सेकेंडरी आगे, फिर फर्दर आपके वो फीड करते हैं, राइट। सो प्लांट्स आपके आते हैं, दे आर योर प्रोड्यूसर्स। यही पूछा गया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन आपका कंप्राइज करेगा। सो ऑप्शन 1 जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज स्पैरो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। स्पैरो की मैं बात करूं, स्पैरो किसके अंडर आएगी, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर है क्या, नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहां से आप देख सकते हो स्पैरो जो थी वो कौन सी थी, यहाँ पे आप बोल सकते हो दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल्सो। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स तो आपके हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स हो गए, है ना, प्लांट्स पे जो फीड करते हैं वो हर्बीवोर्स। क्या स्पैरो प्लांट खाती है, स्पैरो प्लांट नहीं खाती, तो स्पैरो जो है प्राइमरी नहीं हो सकती, मतलब वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को खाते हैं उन पे वो कंज्यूम करती है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो जैसे वो इंसेक्ट खाती है, ठीक है,
Next, each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called as. अब जब आप फूड चेन पढ़ते हो, हर ट्रॉपिक लेवल पे एक मास होता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे उस मास को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग क्रॉप, लिविंग क्रॉप, स्टैंडिंग लाइफ, टाइम क्रॉप, उसको बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप, जिसको हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? दैट इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास के फॉर्म में हम देखते हैं तो उसको टर्म एक दी जाती है, दैट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा नहीं है? स्नेक, ग्रास हॉपर, जू प्लैंक्टन, कैटरपिलर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्लांट्स पे कौन फीड नहीं करता? स्नेक जो है वो प्लांट्स बिल्कुल नहीं खाता, दैट वी ऑल नो, तो ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ग्रास हॉपर, जू प्लैंक्टन, कैटरपिलर सब प्लांट कंज्यूम करते हैं, करता कौन नहीं है? दैट इज स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following is a part of detritus food chain? जब आप detritus food chain पढ़ते हो, इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो कि detritus food chain में आता है? अर्थवॉर्म, बर्ड्स, मैन, स्नेक। तो अर्थवॉर्म जो है, जो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, वो आपके डेट्राइटस फूड चेन में आते हैं। जब आप पूरे फूड चेन पढ़ते हो तब आप वहां पे देखते हो अर्थवॉर्म बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन दैट पर्टिकुलर फूड चेन। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 CUET क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के लिए हमने पूरा के पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस। आपने मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है, तो पैटर्न यही रहने वाला है। एंड आपने एक और चीज देखी होगी, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो कुछ भी चीजें नहीं आई है, सिलेबस के विद इन से ही सारी के सारी चीजें पूछी गई है। एंड एक और आपके पास बेस्ट चीज क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन में से ओनली 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ है। आई होप आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। ठीक है, अगर इन केस कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट बिलो। ठीक है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड आप हमारा यूट्यूब जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका 15 अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, विच विल बी फ्री, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।